नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि इंडियन मार्केट सेक्टर में काफ़ी बड़ा स्टॉक है और इसका नाम काफ़ी ट्रस्टेड है, जो कि है एचडीएफसी बैंक। अब लेकिन सवाल ये है कि भाई एचडीएफसी बैंक का शेयर इतना गिर क्यों रहा है। पिछले साल इस स्टॉक में लगभग 25 से 27% की गिरावट देखने को मिली है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि लॉन्ग टर्म में यानी लगभग 5 साल के अंदर इसने कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं, जो कि इन्वेस्टरों के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बुरी बात है। अब इसके ऊपर आते हैं तो भाई जेफरीज के क्रिस वुड ने भी एचडीएफसी बैंक से एग्जिट कर दिया है। तो क्या एचडीएफसी बैंक में सच में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है या फिर यहाँ कोई ये बैंक किसी डेंजर में है और यहाँ किसी बैंक का कमबैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानते हैं। उससे पहले भाई जितने भी नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। जो भी स्टॉक से रिलेटेड होता है, स्टॉक मार्केट की न्यूज़ से रिलेटेड होता है, वो हम सारी चीज़ें इस चैनल पर डालते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस को समझते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक का स्टॉक पिछले साल 27% के आसपास गिर चुका है। अब आप बोलोगे भाई मार्केट में तो बहुत सारे स्टॉक गिरते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक में प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि अगर हम एचडीएफसी के कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो जो कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, इनके कंपैरेटिवली भाई काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मतलब एचडीएफसी बैंक में ही कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि भाई अगर प्रॉब्लम से बैंकिंग सेक्टर में होती है तो भाई सारे स्टॉक पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता, पर एचडीएफसी बैंक स्पेशली ही अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि भाई एचडीएफसी बैंक में ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेकार चल रही है। अब आते हैं उस न्यूज पे जिसने एचडीएफसी बैंक को दोबारा हेडलाइन में डाल दिया, जो कि था जेफरी का फेमस इन्वेस्टर क्रिस वुड के अपने इंडिया फोकस पोर्टफोलियो से एचडीएफसी बैंक से एग्जिट कर दिया है। अब एग्जिट करना यहाँ क्लियर कर देते हैं कि भाई कोई इन्वेस्टर अगर एग्जिट करता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक से तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी बेकार है। लेकिन जब कोई बड़ा इन्वेस्टर एक ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को हटाता है अपने पोर्टफोलियो से, तो उसकी वजह कुछ और होती है। और इसी वजह से एचडीएफसी बैंक को लेकर डिस्कशन एक और बार चालू हो गया है। लेकिन दोस्तों, क्रिस वुड का एग्जैक्ट एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सिर्फ एक हेडलाइन है, एक्चुअल स्टोरी इसके पीछे छुपी हुई है। सो उस स्टोरी को समझते हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो चलते हैं भाई एचडीएफसी बैंक के लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक के मर्जर के लिए। सो दोस्तों, करंट सिचुएशन को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक के मर्जर की। अब इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक एक ट्रेडिशनल बैंक है और बैंक का बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है भाई? डिपॉजिट। बैंक कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और उसी मनी को लोन के थ्रू वापस डिप्लॉय कर देता है। स्पेशली कासा डिपॉजिट बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कासा मतलब करेंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट। ये रिलेटिवली लो कॉस्टिंग फंडिंग होती है, लेकिन एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है। एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी थी और एचडीएफसी बैंक एंड एनबीएफसी के फंडिंग स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसलिए एनबीएफसी को फंडिंग मिलता है उसकी बॉन्डिंग, बॉन्ड्स दूसरे सोर्सेज से ज्यादा डिपेंड करते हैं। और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर अगर एचडीएफसी बैंक के साथ हो गया तो बैंक का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। लेकिन चैलेंज ये था कि भाई बैलेंस शीट का साइज तो बढ़ गया है, लेकिन लो कॉस्ट डिपॉजिट उसी स्पीड से नहीं बढ़े। और यही से प्रॉब्लम एक मेजर स्टार्ट होना चालू हो गई थी, जो कि एचडीएफसी बैंक में थी। अब इसको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। सपोज एक बैंक मनी 4% की कॉस्ट पर है और वही मनी बैंक 9% पे लोन दे देता है, तो बैंक के पास एक हेल्दी स्प्रेडशीट बनती है। लेकिन अगर एक फंडिंग कॉस्ट इंक्रीज होकर 5%, 6% या उसी के आसपास चली जाए, तो बैंक का मार्जिन ऑटोमेटिकली प्रेशर में आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं भाई कॉस्ट ऑफ फंडिंग्स। एंड इसको प्रेशर के लिए काफी ज्यादा ये पर्टिकुलर टर्म को यूज करा जाता है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है भाई एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर। एचडीएफसी बैंक का केस मर्जर के बाद मार्केट में इसी चीज को लेकर कंसर्न काफी बढ़ गए थे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट नंबर आता है काशा रेशियो का। वीडियो में काशा रेशियो को रफली 44% से गिरकर 32% के आसपास देखा जा रहा है। और काशा रेशियो कम होने का सिंपल मीनिंग क्या है, चलो आप समझते हैं। बैंक के पास रिलेटिवली चीप डिपॉजिट को प्रपोर्शन रिड्यूस हो रहा है। और जब चीप डिपॉजिट कम होते हैं तो भाई बैंक की फंडिंग के लिए रिलेटिवली एक्सपेंसिव सोर्स के यूज करना पड़ता है। रिजल्ट, फंडिंग कॉस्ट पर प्रेशर और मार्जिन पर प्रेशर। अब हम समझते हैं भाई एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? डिपॉजिट ग्रोथ। दोस्तों, बैंकिंग बिजनेस में सिर्फ लोन ग्रो नहीं होता है भाई, उसको डिपॉजिट भी ग्रो करना पड़ता है। अगर लोन फास्ट ग्रो कर रहे हैं तो डिपॉजिट भी उसी स्पीड से ग्रो करना पड़ता है। तो फंडिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अगर ये चीज सेम नहीं हुई तो अगर डिपॉजिट कम हुआ, लोन ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो भी फंडिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है।
इसी वजह से एचडीएफसी बैंक के लिए अब डिपॉजिट मोबाइलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बैंक को नए कस्टमर अट्रैक्ट करने होंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को डिपॉजिट इंक्रीज करवाना होगा और काशा डिपॉजिट को भी इम्प्रूव करना होगा। अब बैंकिंग बिजनेस में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आरबीआई रेगुलेशन का। बैंक्स को सीसीआर और एसएलआर जैसे रिक्वायरमेंट फॉलो करने पड़ते हैं जो कि रेगुलेटरी है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो भाई एक प्रोपोर्शन बैंक फ्री लोन में डिपॉजिट नहीं कर सकता। यह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पार्ट होता है भाई। अब जैसे जैसे बैंक का ओवरऑल स्प्रेडशीट बिजनेस साइज बढ़ता जाता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जाती हैं और वो अंडर प्रेशर आने चालू कर देती हैं। उसकी वजह से भाई अमाउंट भी इंक्रीज नहीं हो पाता है। इसलिए बैंक के लिए बैलेंस शीट को एफिशिएंटली मैनेज करना, यानी पॉइंट ये नहीं है कि भाई आरबीआई के रूल्स एचडीएफसी बैंक की प्रॉब्लम है। पॉइंट ये है कि भाई बिगर बैलेंस शीट के साथ फंडिंग और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का चैलेंज भी बहुत बिगर हो जाता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट इशू पे, जो कि एचडीएफसी बैंक के फॉर्मर चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के रेजिग्नेशन के बाद मार्केट में काफी डिस्कशन हुआ। उनके रेजिग्नेशन के साथ कुछ एलिगेशंस भी और कंसर्न्स भी सामने आए। एचडीएफसी बैंक ने इस एलिगेशन को रिजेक्ट तो किया है, उसने यूजलेस बताते, बट लेकिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ फाइनेंशियल नंबर मैटर नहीं करते हैं भाई, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। अगर इन्वेस्टर के माइंड में रिपीटेडली ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या चल रहा है, कोई सेंटिमेंट ऑब्वियसली इम्पैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैंकिंग बिजनेस में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई काफी। कस्टमर बैंक में पैसे इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्हें बैंक पे ट्रस्ट है, और इन्वेस्टर भी मैनेजमेंट पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए मैनेजमेंट क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है इस पर्टिकुलर केस में। अब आते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल इशू पे, जो कि था एमएसआरडीसी केस। इस केस में प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को लेकर क्वेश्चन रेज हुए थे। वीडियो में अराउंड 3,000 करोड़ के डिपॉजिट और अप्रोक्सीमेटली 45,000 करोड़ के एडवर्टीजमेंट रिलेटेड अमाउंट्स को मेंशन किया गया था। एलिगेशन ये था कि भाई एडिशनल इंटरेस्ट को एडवर्टीजमेंट रिलेटेड एक्सपेंस के फॉर्म में अकाउंट में चेंजेस कर दिए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडवर्टीजमेंट क्लेम को भी लेकर भाई काफी क्वेश्चन उठे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट एक डिस्क्लेमर है, ये एलिगेशंस और रिपोर्टेड कंसर्न्स हैं, इन्हें फिलहाल प्रूवन रॉन्ग डूइंग नहीं कहा जा सकता। तो तब तक भाई हम कॉम्पिटेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फाइनल फाइंडिंग का मौका देंगे। लेकिन मार्केट के लिए गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी भी, क्योंकि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑलरेडी प्रेशर में है और साथ में गवर्नेंस रिलेटेड भी हेडलाइन आ गई तो भाई इन्वेस्टर का सेंटीमेंट ऑलरेडी वीक हो जाता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या एचडीएफसी बैंक सच में डेंजर में है कि नहीं। दोस्तों हम यहाँ एक बहुत क्लियरफुली डिफरेंस समझेंगे, शेयर प्राइस का गिरना और बैंक का डेंजर में आना दोनों सेम चीज नहीं है। एचडीएफसी बैंक अभी भी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक सेक्टर में है, इस सेक्टर में, इसलिए सिर्फ स्टॉक प्राइस डाउन होने की वजह से ये कंक्लूजन नहीं निकाला जाता कि भाई बैंक खत्म होने वाला है। बिल्कुल सही अप्रोच नहीं होगी, लेकिन इसका अपोजिट भी नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, मार्केट को कुछ भी की नंबर्स पे फोकस करना चाहिए। डिपॉजिट के ग्रोथ की रेट क्या है, काशा रेशियो इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, निम्स स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। अब मान लीजिए भाई एचडीएफसी बैंक का कमबैक करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज है डिपॉजिट ग्रोथ। बैंक को डिपॉजिट एग्रेसिवली और सस्टेनेबली इंक्रीज करने होंगे। कासा इंप्रूवमेंट, सेकंड चीज, कासा रेशियो इंप्रूव होगा तो रिलेटिवली लो कॉस्ट फंडिंग के एडवांटेज वापस आ सकते हैं। तीसरा है निम की रिकवरी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को स्टेबलाइज करना और इम्प्रूव करना होगा। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। अगर मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड लीडरशिप मिल गई तो भाई इन्वेस्टरों का वापस भरोसा आ जाएगा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के बाद में उसमें वो इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे। पांचवा है गवर्नेंस। रेगुलेटरी और गवर्नेंस रिलेटेड कंसर्न्स को प्रोबेबली एड्रेस करना होगा, और अगर ये सब फैक्टर ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं तो हमें भाई एचडीएफसी में एक कमबैक स्टोरी देखने को मिल सकती है। फाइनल कंक्लूजन हम क्या रखते हैं भाई कि एचडीएफसी बैंक की प्रॉब्लम सिर्फ शेयर प्राइस की नहीं है, और एक्चुअल चैलेंज है कि भाई मर्जर के बाद फंडिंग स्ट्रक्चर को एफिशिएंट मैनेज करना होगा, डिपॉजिट और काशा रेशियो को ग्रो करना होगा, मार्जिन इंप्रूव करना होगा, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। क्रिस वुड का एग्जिट की बड़ी एक हेडलाइन जरूर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बात करें अगर तो भाई इन्वेस्टर के बाय और सेल पर नहीं लेना चाहिए। और अगर आप एचडीएफसी बैंक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो भाई एक एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो सिर्फ ये वीडियो ये मत देखिए भाई कि सिर्फ एक स्टॉक गिर रहा है, फंडामेंटल को देखिए। आने वाले क्वार्टर्स में स्पेशली डिपॉजिट, काशा रेशियो, नेम्स, क्रेडिट ग्रोथ, एसेट मैनेजमेंट, रेगुलेटरी डेवलपमेंट, इन सब पे नजर रखिए। अगर ये नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो भाई कमबैक हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो स्टॉक में और प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है।
तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या एचडीएफसी बैंक में सिर्फ टेम्परेरी वीकनेस है या मैनेजमेंट की थोड़ी बेकार इंप्रूवमेंट के बाद भाई मर्जर के बाद कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ही चल रही है? सो कमेंट सेक्शन में हमें भाई जरूर बताइए, और जितने भी नए लोग आए चैनल पे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, हम ऐसे ही नए नए वीडियोस चैनल पे लाते रहते हैं। सो धन्यवाद।